आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट 20 यानी 20वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। इससे पहले आपका 19 पार्ट तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। कल इसका 17, 18, 19 और आज हम लोग 20 पढ़ लेंगे। टोटल जो आपका 4 पार्ट हो जाएगा, तो इसका टेस्ट जो है वो लिया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इतिहास विषय से हम आरंभ करेंगे। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? देखो, कल हम लोग देखे थे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। कौन थे? गौतम बुद्ध, या फिर महात्मा बुद्ध भी उन्हीं को कहते हैं, महात्मा बुद्ध। लेकिन अभी हम लोग देखेंगे जैन धर्म के। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो स्वामी ऋषभ थे। कौन थे? स्वामी ऋषभ देव। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिएगा कि जैन धर्म में जैन धर्म के शिक्षक, ठीक है ना, जैन धर्म के शिक्षकों को तीर्थकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है। तो जैन धर्म के शिक्षकों को क्या कहा जाता है? तीर्थकर कहा जाता है। ठीक है, क्या? तीर्थकर। तो संस्थापक जो थे, जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? स्वामी ऋषभ देव। स्वामी ऋषभ देव। तो अगर क्वेश्चन यही पूछ देगा कि प्रथम तीर्थकर कौन थे, प्रथम तीर्थकर कौन थे, तो याद रखिएगा ऋषभ देव। कौन थे? ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। ठीक है, तो यहाँ से संस्थापक या फिर प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी ऋषभ देव। क्या हो जाएगा? स्वामी ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, अगर यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका पूछ सकता है, जैन धर्म में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जैन धर्म में अभी तक कुल 24 तीर्थकर हुए हैं। जैन धर्म में अभी तक कुल कितने? तो 24 तीर्थकर हुए हैं। ठीक है, तो आखिर अंतिम यानी 24वां तीर्थकर, अंतिम या फिर कह सकते हैं 24वां तीर्थकर, तो ये कौन थे? तो याद रखिएगा आपका महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर। तो इसको बनाने से पहले आपको बता दिए कि जैन धर्म में तो कुल, यानी जो जैन धर्म था, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर थे? तो कुल 24 तीर्थकर थे। कितने? 24 तीर्थकर। 24वां तीर्थकर ही ना अंतिम तीर्थकर होगा। अंतिम तीर्थकर की बात किया जाए तो 24वां तीर्थकर। तो 24वां तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। वहीं अगर पहला प्रथम तीर्थकर की बात करता तो स्वामी ऋषभ देव। कौन थे? स्वामी ऋषभ देव। स्वामी ऋषभ देव। ठीक है, इसको हम लोग संस्थापक भी कहते हैं, जैन धर्म के संस्थापक। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो बताएं, अंतिम तीर्थकर, अंतिम तीर्थकर या 24वें तीर्थकर। तो अंतिम या 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है,
महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में कितने शिक्षक, अब आपको बताइए कि जैन धर्म में शिक्षकों को क्या कहते हैं? तो जैन धर्म में शिक्षकों को क्या कहते हैं? तीर्थकर कहते हैं। क्या कहते हैं? तीर्थकर। तो कुल कितने तीर्थकर हुए? कुल 24 तीर्थकर थे। अंतिम कौन थे? अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। तो जब ये 24वें थे तो महावीर स्वामी से पहले, यानी 24 से पहले कितना होता है? 24 से पहले क्या आता है? 23। ठीक है, तो आप इसको आप अनुमान लगा सकते हैं कि महावीर स्वामी से पहले जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे? तो आप कहिएगा 23। कितने? 23। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 23 हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? पार्श्वनाथ जो थे वो समझो कि 23वें तीर्थकर थे। कौन सा? 23वें तीर्थकर। तो इनके सिद्धांत में, यानी पार्श्वनाथ के सिद्धांत में जब महावीर बनते हैं 24वां तीर्थकर, जब 24वां तीर्थकर महावीर, कौन? महावीर बनते हैं या फिर होते हैं, तो वह नया सिद्धांत क्या जोड़ते हैं? नया सिद्धांत उसमें वह क्या ऐड कर देते हैं? तो याद रखिएगा, ब्रह्मचार्य। कौन सा? ब्रह्मचार्य जो है वह ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो आपका 5वां का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो ब्रह्मचार्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रह्मचार्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, तो एक बार हम लोग इतिहास का 5 क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन क्या देखें? जैन धर्म के संस्थापक कौन थी? तो जैन धर्म के संस्थापक स्वामी ऋषभदेव। कौन? स्वामी ऋषभदेव। ये आपका प्रथम तीर्थकर भी थे, याद रखिएगा, प्रथम तीर्थकर। अगर बौद्ध धर्म का कुछ था, बौद्ध धर्म के संस्थापक तो महात्मा बुद्ध। कौन थे? महात्मा बुद्ध। चलिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन था, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर। तो जैन धर्म का अंतिम तीर्थकर या 24वां तीर्थकर कहेगा तो महावीर स्वामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी हो जाएगा। महावीर स्वामी का संबंध अगर कह दे कि किस धर्म से है, महावीर स्वामी के धर्म के संबंध किस धर्म से? तो जैन धर्म से। किस धर्म से? जैन धर्म से। 3 नंबर क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। कौन थे? महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महावीर स्वामी। चौथा क्वेश्चन है, महावीर से पहले जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे? 23। कितने? 23। 5वां क्वेश्चन है कि महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? तो ब्रह्मचार्य। कौन सा? ब्रह्मचार्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आपका हम 5 क्वेश्चन हम लोग देखे, पूरा क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग हिंदी विषय की ओर। पहला क्वेश्चन है, उसने सॉरी यहाँ पे होगा रोज। क्या होगा? रोज। यहाँ पे क्वेश्चन है कि रोज कहानी की कौन सा जो पात्र रात 11 बजे तक कार्य होते हैं? तो आपको बताए थे रोज कहानी का नायक या फिर नायिका। रोज कहानी की नायिका कौन थी? तो मालती। कौन? मालती। जो मालती का जो जीवन था वो मशीन तुल्य था। कैसा था? मशीन तुल्य था। और वह यंत्रवत चलता था, यानी यंत्र से जैसे वो चलता था। और रात वह 11 बजे तक, सुबह से लेकर रात 11 बजे तक वह कार्य करती है। कितने बजे तक? रात 11 बजे तक। तो यहाँ से क्वेश्चन हो जाएगा कि रोज कहानी की कौन सी जो पात्र है वह रात 11 बजे तक कार्य करती है? तो याद रखिएगा, मालती। ठीक है, मालती कौन थी? तो महेश्वर की पत्नी थी। लेकिन जो लेखक के दूर की रिश्ते की बहन लगती थी। लेखक के दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। ठीक है, इसको याद रखिएगा।
दूसरा नंबर क्वेश्चन, गैंग्रीन शीर्षक कहानी कब लिखी गई थी? तो देखिए आपको बताया था जो रोज कहानी है, कौन सा रोज, रोज कहानी का पुराना नाम, तो रोज कहानी का पुराना नाम जो है वो गैंग्रीन है। क्या है? गैंग्रीन। तो एक जो गैंग्रीन है वो कहानी कब लिखी गई थी? 1934 में। कब लिखी गई थी? 1934 में। ठीक है, तो रोज कहानी का पुराना नाम क्या है? गैंग्रीन है। गैंग्रीन कहानी कब लिखी गई थी? 1934 में। यानी आप कह सकते हैं कि जो गैंग्रीन है ना, गैंग्रीन, गैंग्रीन जो कहानी है वह आगे चलकर, वह आगे चलकर रोज के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1934 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1934। अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, यानी अर्धनारीश्वर जो है वह, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर किसका, किसका कल्पित रूप है? अर्धनारीश्वर जो है वह शंकर और पार्वती, किसका? शंकर और पार्वती का। अर्धनारीश्वर किसका कल्पित रूप है? तो शंकर और पार्वती का। ठीक है, याद रखिएगा अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का, यही शिव और पार्वती का हो जाएगा। ये आपका अध्याय 4 है। अध्याय 4 है, पाठ का नाम है अर्धनारीश्वर। क्या नाम है? अर्धनारीश्वर। इसका जो लेखक है, इस पाठ का जो लेखक है, उनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्र कवि की संज्ञा दिया गया था। ठीक है, अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर कहने का तात्पर्य क्या है? अर्धनारीश्वर कहने का तात्पर्य है कि आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का। यानी इसमें लेखक जो है ना वो समाज में समानता दिखाते हैं पुरुष और नारी में। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर जो है शिव और पार्वती का जो कल्पित रूप है। कुछ एक ऐसा रूप है तो कल्पित रूप है, कैसा रूप है? तो कल्पित रूप है। ये भी आप ध्यान रखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्र कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि जो है वो, राष्ट्र कवि किन्हें जाना जाता है? तो रामधारी, रामधारी सिंह दिनकर को। ठीक है, राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? तो रामधारी सिंह दिनकर को। राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। अब इनके द्वारा कौन सा पाठ लिखा गया? तो अर्धनारीश्वर। कौन सा? अर्धनारीश्वर पाठ को लिखा गया जो 1952 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1952 में। ये जो निबंध है, क्या है? निबंध है, जो निबंध यह प्रकाशित हुआ। तो राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। रामधारी सिंह दिनकर को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय को किस कुलपति के पद पर रह चुके थे? तो देखिए उनका जन्म हुआ था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। ठीक है, सिमरिया बेगूसराय बिहार में उनका जन्म हुआ। तो बिहार में जो भागलपुर विश्वविद्यालय, कहाँ? भागलपुर। जो भागलपुर विश्वविद्यालय है, तो इस भागलपुर विश्वविद्यालय के, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर रह चुके। तो 5 क्वेश्चन हुए हिंदी में। 5 क्वेश्चन के फिर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन था रोज कहानी कौन सा, रोज कहानी की कौन सा पात्र रात 11 बजे तक कार्य करते हैं? तो मालती। कौन? मालती। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन था गैंग्रीन शीर्षक कहानी कब लिखी गई थी? तो 1934 में। गैंग्रीन के जगह आपको रोज भी दे सकता है क्योंकि इस कहानी का नया नाम क्या है? तो रोज है। ठीक है, तो रोज भी दे सकता है। तो उसके बाद से तीसरा नंबर क्वेश्चन है
अर्धनारीश्वर कल्पित रूप है, किसका कल्पित रूप है? तो शिव और पार्वती, किसका? शिव और पार्वती का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्र कवि के रूप में किसे जाना जाता है, किन्हें जाना जाता है? तो राष्ट्र कवि के रूप में किन्हें जाना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर, किसको? रामधारी सिंह दिनकर को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति के पद पर रहे हैं? तो याद रखिएगा भागलपुर विश्वविद्यालय, कौन सा? भागलपुर विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूगोल का फर्स्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है? देखो व्यापारिक फसल नहीं, व्यापारिक फसल का मतलब क्या होता है, इनको इसका अर्थ देखिएगा कि जिस फसल का उद्देश्य, जिस फसल का उद्देश्य बेचना होता है, क्या होता है? बेचना होता है। जिस फसल को उद्देश्य बेचना होता है संग क्या कहते हैं? व्यापारिक फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यापारिक फसल। अब बताइए, चाय कोई पीने के लिए नहीं करेगा, इसको बेचने के लिए ही करेगा, जूट भी बेचने के लिए। लेकिन गेहूं जो है ना, गेहूं वो आपका खाद्यान्न फसल में आता है, किसमें? खाद्यान्न, खाद्यान्न फसल में आता है। और जब हरित क्रांति आया था, जब हरित क्रांति आया था तो सबसे अधिक जो फायदा है, तो सबसे अधिक जो फायदा है वो किस फसल को हुआ था? बताइएगा, गेहूं को हुआ था। किसको हुआ था? गेहूं को हुआ था। ठीक है, तो पहला का आपको क्लियर हो गया होगा। पहला का आंसर क्या जाएगा? पर गेहूं हो जाएगा। ठीक है, क्या जाएगा? गेहूं हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन नगदी फसल है? नगदी मतलब ही वही जिससे हमको कुछ नगद पैसा मिलता है, या व्यापारिक ही आप समझ सकते हैं, व्यापारिक फसल। तो व्यापारिक फसल कपास मिले, जूट मिले, चाय मिले, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पीली क्रांति जो है किससे संबंधित है? तो देखो कुछ क्रांति है, क्रांति, इसका ध्यान रखिएगा। तो एक सबसे पहले क्या मिला? तो पीली क्रांति, पीली क्रांति। उसके बाद से याद रखिएगा सुनहरी क्रांति, पीली क्रांति, सुनहरी क्रांति, हरित क्रांति। इसके बाद से श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति। तो इसका संबंध किससे है? तो संबंध में याद रखिएगा कि जो पीली क्रांति है, तो पीली क्रांति का संबंध जो है तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध जो है बागवानी फसल से, बागवानी फसल से। हरित क्रांति का संबंध जो है खाद्यान्न उत्पादन से, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, जितना भी यहाँ पे क्रांति है इसको आप नोट कर लीजिएगा। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया? तो क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में पीली क्रांति संबंधित है। पीली क्रांति जो किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चौथा नंबर क्वेश्चन है, हरित क्रांति संबंधित है। तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? हम लोग देखें, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो खाद्यान्न उत्पादन से। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन में सर्वाधिक अगर फायदा लाभ देखा जाए, सर्वाधिक लाभ की बात किया जाए, खाद्यान्न में गेहूं है। कौन सा? गेहूं, गेहूं का फायदा हुआ था। अगर पीली क्रांति कहता, पीली क्रांति का संबंध जो तिलहन उत्पादन से हो जाता है। किससे? तिलहन उत्पादन से। सुनहरी क्रांति कहेगा, सुनहरी क्रांति कहेगा तो बागवानी फसल से, बागवानी फसल से। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? तो सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? भगवानी की दृष्टि से। किससे? भगवानी की दृष्टि से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भगवान की दृष्टि से। इसमें आपका ज्योग्राफी का जो है वो 5 क्वेश्चन लोग देख लिए, एक बार इसको रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो गेहूं। ठीक है ना, गेहूं जो है खाद्यान्न फसल, कौन सा खाद्यान्न फसल था, हरित क्रांति से संबंधित है, हरित क्रांति। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन था, निम्नलिखित में कौन नकदी फसल है? नकदी यानी व्यापारिक फसल है। कौन सा? व्यापारिक, व्यापारिक फसल है। तो नकदी फसल कौन सा है? तो कपास भी है, जूट भी है, चाय भी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो भारत में जो पीली क्रांति है वो तिलहन उत्पादन से। किससे? तिलहन उत्पादन से। चौथा नंबर क्वेश्चन था, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति का संबंध किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। 1960 के दशक में इसकी शुरुआत हुआ था। 1960 के दशक, 1960 के दशक में, याद रखिएगा। गेहूं को सबसे अधिक पैदा हुआ था। भारत में सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? सुनहरी क्रांति का जो संबंध है वो किससे? तो भगवानी कृषि से। किससे? भगवानी कृषि से। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अभी हम लोग राजनीति विज्ञान देखते थे। कल वाला राजनीति विज्ञान क्लियर हो गया था। आपको बताए थे कि अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 कहे या भाग 1 कहे या फिर अनुसूची 1 कहे, ये तीनों का जो संबंध है वह किससे है? तो भारत, भारत संघ में शामिल राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों से। ठीक है, और उसके बाद से फिर आपको बताया था कि 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची इसमें क्या है? तो भाषाओं का उल्लेख है। क्या है? भाषाओं का उल्लेख है। चलिए तो आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखो, संविधान बनकर भारत का, भारत का संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ। इसलिए जो 26 नवंबर का दिन है, कौन सा? 26 नवंबर, इस 26 नवंबर को हम लोग क्या करते हैं? तो संविधान दिवस मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 नवंबर। दूसरा कि गणतंत्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखो, जब हमारा संविधान, यानी जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो इसी उपलक्ष्य में हम लोग 26 जनवरी को क्या करते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, बाल दिवस किस तिथि को मनाते हैं? ठीक है, चिल्ड्रंस डे एंड बाल दिवस। तो पंडित जवाहरलाल किसके? पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के रूप में बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन के रूप में 14 नवंबर, कब? 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को क्या किया जाता है? बाल दिवस मनाया जाता है। कौन सा? 14 नवंबर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 14 नवंबर। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन है, 14 नवंबर को बाल दिवस किसके जन्मदिन के रूप में
मनाया जाता है। तो 14 नवंबर को जो बाल दिवस है वह किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 14 नवंबर को 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, बाल दिवस के रूप में। और एक और चीज अगर बात किया जाए, 5 सितंबर जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के रूप में, इनके जन्मदिन पर। अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जब महात्मा गांधी का जन्म हुआ। आपको पता होगा कि महात्मा जी अहिंसा के पुजारी थे। ठीक है, तो महात्मा जी का जन्म कब हुआ? तो 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 को, 2 अक्टूबर के दिन हम लोग क्या करते हैं? तो अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 2 अक्टूबर, 2 अक्टूबर। पॉलिटिकल साइंस से आपका 5 क्वेश्चन रहा। सबसे पहले संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को। बाल दिवस 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस किसके? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन है, अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। तो ये आपका पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग संस्कृत विषय को देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है श्रेयस्करी स्वस्तिथि, यानी आपका दूसरा चैप्टर है श्रेयस्करी स्वस्तिथि। इसका लेखक, अगर इसका लेखक की बात किया जाए तो कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। कहाँ से लिया गया? तो पंचतंत्र। पंचतंत्र के किस खंड से? तो याद रखिएगा, पंचतंत्र के द्वारा खंड से लब्ध प्रणास खंड से लिया गया है। किस खंड से? लब्ध प्रणास नामक खंड से लिया गया है। तो क्वेश्चन पढ़िए कि श्रेयस्करी स्वस्थिति पाठ में पवन से श्रेष्ठ क्या बतलाया गया है? तो आपको बताया कि सबसे पहले सूर्य को, तो सूर्य से श्रेष्ठ बादल को बुलाया गया, मेघ को बुलाया गया। फिर बादल से भी श्रेष्ठ जो है पवन को बुलाया गया। फिर पवन से भी जो श्रेष्ठ है वो पर्वत को बुलाया गया। और फिर पर्वत से भी श्रेष्ठ जो है वो अंत में चूहा को बुलाया जाता है। उसकी शादी चूहा से हो जाती है। तो सूर्य को कहते हैं कि गर्म है, बादल को कहती है कि काला है, पवन को कहती है कि अति चंचल है, पर्वत को कहती है कठोर एवं मृत यानी स्तब्ध है। ठीक है, अंततः उसकी प्रवृत्ति की से ही शादी होती है, चूहा से ही शादी होती है। तो पवन से श्रेष्ठ क्या बतलाया गया? तो पवन से श्रेष्ठ पर्वत बताया गया। क्या बतलाया गया? पर्वत बताया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तब कहिएगा पर्वत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर्वत। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है श्रेयस्करी स्वस्तिथि पाठ में पर्वत से श्रेष्ठ क्या बतलाया गया? देखो अब फिर कह रहे हैं पर्वत से श्रेष्ठ, पर्वत से श्रेष्ठ क्या? चूहा। और अंत में शादी किससे हो जाती है? तो चूहा से ही कर दी जाती है। मुनि किसका पूजा कर रहा था? सूर्य देव का। किसका? सूर्य देव का। मुनि का नाम क्या था? तो सालंकायन। किस नदी में स्नान करने के गया था? तो जाह्नवीयाम नदी में। जाह्नवीयाम नदी में स्नान करने के लिए गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि रामायण के रचनाकार कौन है? तो रामायण के रचनाकार कौन है? याद रखिएगा, रामायण के जो रचनाकार है वह कौन है? तो वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। कौन है? वाल्मीकि। अगर महाभारत का पूछता ना, महाभारत का रचनाकार
तब अब कहते वेद व्यास। लेकिन यहाँ पे रामायण का पूछा जा रहा है, किसका? रामायण का रचनाकार, तो इसका आप याद रखिएगा वाल्मीकि जी है। कौन है? वाल्मीकि जी। पांचवा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो अर्थशास्त्र के कौटिल्य, नहीं तो आपका ऑप्शन में चाणक्य भी दे सकता है। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में इसको लिखा जाता है। ठीक है, तो इस सही पॉइंट का याद रखिएगा। तो ये आपका संस्कृत का 5 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसमें 5 क्वेश्चन में क्या क्या देखें। सबसे पहले श्रेयस्करी स्वस्फूर्ति पाठ में पवन से श्रेष्ठ क्या बतलाया गया है? पवन से श्रेष्ठ पर्वत। अब है कि पर्वत से भी श्रेष्ठ किससे? पर्वत से भी श्रेष्ठ। पर्वत से श्रेष्ठ चूहा को शादी अंततः किससे हो जाती है? चूहा से ही शादी की जाती है कन्या की। मुनि किसकी पूजा कर रहे थे? तो सूर्य का। किसकी? सूर्य का। उसके चौथा क्वेश्चन है रामायण के रचनाकार कौन है? वाल्मीकि। महाभारत का देता, तो महाभारत का जो है वो वेद व्यास। ये अगला 2026 में शायद पूछ सकता है। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? तो अर्थशास्त्र के रचनाकार कौटिल्य या फिर ऑप्शन में आपका चाणक्य ले सकता है। चलिए अभी हम लोग होम साइंस के 5 क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? ठीक है, तो इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाती है? तो अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। इंसुलिन कौन सी ग्रंथि बनाती है? कौन सी ग्रंथि बनाती है? तब कहिएगा अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन बनाती है। दूसरा क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन हार्मोन का कार्य है? हार्मोन का काम क्या है? तो प्रजनन, वृद्धि और विकास, भावनाएं, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या जाएगा? इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। सामान्यतः गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? कितने हफ्तों की होती है? तो देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो अगर दिन की बात किया जाए तो 280 दिन। अगर महीना की बात किया जाए तो 9 महीना, लगभग 9 महीना। अगर हम लोग हफ्ता की बात करें, सप्ताह की बात करें, ये आप याद रखिएगा लगभग जो है कितना, तो आपका 280 दिन यानी 40 सप्ताह, 40 गुना 7 कितना हो जाता है? 280 दिन हो जाता है। ठीक है, तो इसका हफ्ता पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 40 सप्ताह हो जाएगा। कितना? 40 सप्ताह। ऑप्शन नंबर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन महिलाओं के दूध को स्राव को उत्तेजित करता है? प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन। अगर दूध से महिलाओं के दूध से संबंधित कोई क्वेश्चन रहेगा हार्मोन, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो कितनी जोड़ी? तो आप याद रखिएगा 23 जोड़ी। ठीक है, एक जोड़ा में कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो ऐसे अगर संख्या काटा तो आपका 46 हो जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखिए कितनी जोड़ी? रखिएगा 23 जोड़ी। चलिए तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। यानी यहाँ से हम गृह विज्ञान से सबसे पहले देखे निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? तो इंसुलिन जो है अग्नाशय बनाती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन हार्मोन का कार्य है? तो हार्मोन के कार्य क्या है? दोनों में से सही। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है सामान्य गर्भावस्था कितने हफ्तों की होती है? तो 40 हफ्तों की। अगर दिन का था तो 280 दिन। अगर माह का था तो 9 हफ्ता तो 40 हफ्ता हो जाए। चौथा नंबर क्वेश्चन है कि महिलाओं को दूध को स्रावित कौन करता है? तो प्रोलैक्टिन। कौन सा? प्रोलैक्टिन। उसके बाद से मनुष्य में कितनी जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़ी। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि रूपर्ट ब्रूक वाज डाइड इन। रूपर्ट ब्रूक जो वो निधन कर दिया था। ठीक है, तो रूपर्ट ब्रूक का जो निधन है वो 1915 में हुआ था। कब हुआ था? 1915 में हुआ था। ठीक है, रूपर्ट ब्रूक का निधन कब हुआ था? 1915 में। और हम जब बॉर्न की बात करें तो बॉर्न इन दे देता तो 1887 एंड 1887 में। कब? 1887 में। अगर डाइड इन मृत्यु की बात की जाए तो 1915 1915 में सेप्टिसीमिया के कारण इनका निधन हुआ था।
ये अगला क्वेश्चन है कि रूपर्ट ब्रूक वाज बोर्न इन, उनका जन्म कब हुआ था आपको बताया 1887 में, और डेथ इनका डायरेक्ट जो हुए थे वो 1915 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1887 जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, रूपर्ट ब्रूक इज ए डैश बाई प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब क्या व्यवसाय, क्या होता है व्यवसाय। यानी रूपर्ट ब्रूक जो व्यवसाय से वो क्या थे, तो वो एक जो है सोल्जर थे, सोल्जर मतलब एक सैनिक थे, क्या थे वो एक सैनिक थे, ठीक है। तीसरा का सोल्जर हो गया। चौथा नंबर कि द पोएट हैज ऑलवेज ब्रीदेड डैश ईयर, यानी जो कवि है, कवि जो रूपर्ट ब्रूक है, कौन है रूपर्ट ब्रूक, जो कवि रूपर्ट ब्रूक है हमेशा, वो हमेशा किस हवा को सांस लिए है, किस हवा को सांस लिए हैं, तो याद रखिएगा इंग्लिश, ठीक है ना। कौन सा अंग्रेजी यानी इंग्लिश, इंग्लैंड के कवि थे, कहाँ के इंग्लैंड के कवि थे, तो इंग्लैंड के हवा को जो है कि ये सांस जो है वो लिए हुए हैं। रूपर्ट ब्रूक डाइड ड्यू टू डैश, यानी रूपर्ट ब्रूक जो है वो मरे थे किसके कारण से मरे थे, सेप्टिसिमिया, कितने वर्ष की, तो 28 वर्ष की अवस्था में सेप्टिसिमिया जो है वो मरे हुए थे, ठीक है। तो ये आपका टोटल यहाँ से 20 पार्ट जो कंप्लीट हो गया। अभी मिलते हैं कल के वीडियो में।